This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नक तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। जी बच्चे, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 2 सेंड की थी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में मुझे बताएं। जी, स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने क्लास में फुल फ्लेज सॉल्व करवा दिया था, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हो गया सॉल्व। क्वेश्चन 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्लियर है जी, क्वेश्चन 1 क्लियर। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया बच्चे। क्वेश्चन 2 भी हो गया जी। क्वेश्चन 3। सर वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ रहा था। पता नहीं सर वो क्यों आ रहा। क्वेश्चन तो सर ठीक किया था लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंस आ रहा है उसमें। मैं सॉल्व करवा दूं क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, फिर देख लीजिएगा। सर वो ग्रुप में एक बच्चे का मैसेज आया था कि वो डेप्रिसिएशन को हम नहीं लेना। सर यहाँ पे जाके डेप्रिसिएशन लेनी होगी हमने यहाँ पे तो जो 5% दी हुई है क्वेश्चन में से उसको कंफर्म कर दे। बाकी सर क्वेश्चन ठीक हो गया था। वो बता दे कि वो लेनी है कि नहीं चलिए लेनी मैं वहाँ पे। देख लेता हूं, मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस कर देता हूं। वैसे ये क्वेश्चन मैंने कल स्टार्ट भी किया था आपके साथ डिस्कस करना, और हम आज 15 मिनट नहीं, ज्यादा टाइम पहले मैंने फ्री कर देना आपको। आई थिंक सो 12:30 से ऑनवर्ड तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हमारी क्लास कंटिन्यू करें। ठीक है ना, फ्राइडे को मैं क्लास 12:15 12:30 तक ऑफ कर देता हूँ। ठीक, चले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। बच्चों के काफी मैसेज आए हैं, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपके साथ सॉल्व करता हूं, आप देख लें। जहां प्रॉब्लम हुई मेरे साथ डिस्कस कर दीजिएगा। Following information has been extracted from the financial statement of Yasir Limited and Bilal Limited for the year ended 30th June 2016. Assets में बचे जी। हसनैन शहबाज साहब आपका हो गया, जजाकल्ला। बाकी लोगों को भी, जिनको भी इशू आ रहा है, वो अपनी मिस्टेक फाइंड आउट कर लेंगे। एसेट्स बचे, बुक वैल्यू है, लाइन आइटम्स ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट होगी नेट एसेट्स के अगेंस्ट ऑफ सब्सिडरी, स्टॉक इन ट्रेड लाइन आइटम ऐड करेंगे, अदर करंट एसेट्स लाइन आइटम वो भी ऐड करेंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस लाइन आइटम ऐड करेंगे। इसके बाद बचे शेयर कैपिटल जस्ट पेरेंट का। रिटेन अर्निंग के लिए सीआरई और एनसीआई का अकाउंट बनाएंगे बच्चे। क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज लाइन आइटम्स ऐड करेंगे बच्चे। एडिशनल इंफॉर्मेशन, 1 जुलाई 2014 को वाईएल ने 75% शेयर एक्वायर किए बीएल के 18 पर शेयर के अकॉर्डिंग। एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू नेट एसेट्स की इक्वल है इसकी बुक वैल्यू के, एक्सेप्ट एन ऑफिस बिल्डिंग हुज फेयर वैल्यू एक्सीड्स इट्स कैरिंग वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू उसकी कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है 12 मिलियन से। Both companies provide depreciation on building at 5% on straight line basis. Year-wise net profit of both companies are given below. ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा जी बच्चे, हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
consolidated statement of financial position। अच्छे तरीके से समझिएगा इस एडजस्टमेंट को, जिसको भी प्रॉब्लम है, ताकि नेक्स्ट आपको अगेन ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जून 30, 2016। इंफॉर्मेशन है रुपीज इन मिलियन। सबसे पहले बच्चे एसेट्स, एसेट्स में बच्चे फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट की फिगर 180 प्लस 470। नेक्स्ट बच्चे गुडविल, इसकी बच्चे वर्किंग नंबर 2। इसके बाद बच्चे करंट एसेट में स्टॉक इन ट्रेड, फिगर है बच्चे 176 प्लस 150। ट्रेड अदर करंट एसेट 7150, कैलकुलेटर आप लोगों ने अपने पास रखने और जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करनी है। कैश एंड बैंक बैलेंस 63,151, प्लस 151, फिर टोटल एसेट्स। जी बच्चे नेक्स्ट टोटल एसेट्स के बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले बच्चे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की फिगर बचे 750, नेक्स्ट बच्चे सीआरई और एनसीआई का अकाउंट, एब्रीविएशन यूज नहीं करना अपने फेस पे, याद रखिएगा ये बात। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, इसके लिए बच्चे हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो वर्किंग नंबर 5। नेक्स्ट बच्चे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसकी बच्चे हम वर्किंग नंबर 3 कर। ठीक हो गया जी बच्चे। जी नेक्स्ट बच्चे क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज की फिगर 7563। आप लोगों ने जो सॉल्व किया हुआ है वो अपने सामने रखिएगा और देखिएगा कहां मिस्टेक आपने की है। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बच्चे सबसे पहले वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 ग्रुप स्ट्रक्चर की, बीएल, वायल ने 75% बीएल को एक्वायर किया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 25%,
एक्विजिशन डेट है बच्चे यकम जुलाई 2014, रिपोर्टिंग डेट है 30th जून 2016 और पीरियड है बच्चे 2 इयर्स। ठीक हो गया, वर्किंग 1 मुकम्मल। अब वर्किंग नंबर 2 एंड वर्किंग नंबर 3 हमने पैरेलल करनी है। वर्किंग नंबर 2 है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अकाउंट। वर्किंग नंबर 3 बच्चे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सबसे पहले बच्चे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगेन बच्चे पहली इंफॉर्मेशन अपने सामने रखिएगा, यकम जुलाई 2014 को 75% शेयर्स और 18 रुपए पर शेयर के हिसाब से। देखिए टोटल शेयर कैपिटल 500 का, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, टोटल शेयर्स हमने 75% बीएल के एक्वायर किए, हर शेयर के बदले में 18 रुपए पे करने पड़े। कैलकुलेट करके बताएं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी बन रही है? 675। देखें ये उसने मेंशन भी की हुई थी, हो सकता है ना सम टाइम वो मेंशन ना करे क्लियरली, हमें कैलकुलेट करनी पड़े। अच्छा बच्चे नेक्स्ट सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 500 का 75% 375। इसी तरह से एनसीआई में कितना पोर्शन आ जाएगा? 500 का 25% 125। शेयर प्रीमियम की फिगर गिवन नहीं है, नहीं तो वो भी ऐसे ही हम लिखते। इसके बाद बच्चे हमें वर्किंग नंबर 4 रिजर्व्स की वर्किंग करनी पड़ेगी। रिजर्व्स में बच्चे प्री और रिजर्व्स पोस्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चे प्री की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है, हमें इसके लिए वर्किंग करनी पड़ रही है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं। अब हमें नहीं पता, हमें उसने बता दिया। इसके दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लें। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या है, देखें हमें बैलेंस चाहिए यकम जुलाई 2014 का बैलेंस। हमारे पास तो बैलेंस गिवन है 30 जून 2015 का। वो कितना बैलेंस गिवन है? वो क्वेश्चन में गिवन है 258 बैलेंस गिवन है, ये टोटल बैलेंस गिवन है। अच्छा अगर हम नॉर्मली कैलकुलेट करते थे तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हुए ओपनिंग बैलेंस में प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करते हैं। इसी तरह से हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 15 और 2016, हमें 16 की फिगर्स ले, 2015 और 2016 का प्रॉफिट। 15 का प्रॉफिट है 168 और 16 का प्रॉफिट है 11। टोटल फिगर बचे क्या बनी? 279 या 179 बन गई। अब ओपनिंग फिगर हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी, तो हम स्टेटमेंट में भी इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, या जैसे मैंने अकाउंट बना के बताया था कि ये हमारी क्लोजिंग फिगर है, किस डेट पे है? 30 जून 2016 की फिगर है। हमने इसमें 2016 का प्रॉफिट भी डिडक्ट करवा दिया, 2015 का भी डिडक्ट करवा दिया। हमारे पास क्या फिगर आएगी? 2014 का क्लोजिंग बैलेंस या 2015 का ओपनिंग बैलेंस हमने डिटरमिन कर लिया, जो हमें कैलकुलेट करना था किस डेट पे? 1 जुलाई 2014। तो ये फिगर हमारी कितनी बन गई बच्चे? ये फिगर है 79 में अगर हम ऐड करें 179 तो टोटल हमारा 258 बन रहा है ना। तो इसका तरीका क्या होगा? 258 में से 179 लेस कर दें, रिमेनिंग बैलेंस हमारा 79 डिटरमिन हो गया। ठीक हो गया जी बच्चे हम दो तरीके कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूं अकाउंट बनाने को। मैं दोबारा अकाउंट बना के समझा रहा हूं, जरा समझ लीजिएगा बच्चे। जब हमें ओपनिंग प्री एक्विजिशन रिजर्व्स का बैलेंस कैलकुलेट करना हो, हमारे पास गिवन ना हो, तो रिटेन अर्निंग का अकाउंट बना लें, एक सिंपल सा।
जिस डेट पे आपने बैलेंस कंप्यूट करना है वो डेट लिखनी है यकम जुलाई 2014, और जिस डेट का बैलेंस हमारे पास टोटल गिवन है वो बैलेंस लिख ले 30 जून 2016। इसका बैलेंस गिवन है 258, ये बैलेंस गिवन है। अब आप खुद से इमेजिन करें कि 30 जून 2016 से 1 जुलाई 2014 तक कितने नंबर ऑफ इयर्स बन रहे हैं। 30 जून 2016 और 1 जुलाई 2014 कितने नंबर ऑफ इयर्स है? 2 इयर्स। बिल्कुल ठीक, शाबाश। इसका मतलब है हमें 2 इयर्स का प्रॉफिट भी लेना है, और अगर कोई डिविडेंड की इंफॉर्मेशन गिवन हुई तो वो भी लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को सिंपल बनाया हुआ है हमने डिविडेंड की इंफॉर्मेशन ही इसमें कंसीडर की हुई, हमने सिर्फ प्रॉफिट लिया हुआ। हमने कहा यकम जुलाई 2014 से लेकर 30 जून 2016 तक जितने भी प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन गिवन है वो सारी की सारी इस अकाउंट में लिख डालें। 2 प्रॉफिट्स गिवन है, एक प्रॉफिट है 2015 का और दूसरा प्रॉफिट गिवन है 2016 का। 2015 का प्रॉफिट है 168 और 2016 का प्रॉफिट है 11, और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर डिविडेंड होगा तो वो इंफॉर्मेशन हम यहां पे लिखेंगे, बट इस क्वेश्चन में है ही नहीं। अब हमने टोटल किया, हैवियर साइड का टोटल 258 बन रहा है, यहां पे भी फिगर 258 बननी चाहिए। अब जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमारी बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी और वो ओपनिंग बैलेंस होगा, और वो किसके इक्वल आ गया? 79 के इक्वल। जी बच्चे, ये सार बात समझ में आ गई है? ये क्लियर हो गई है आपको बात की? सब लोगों को बच्चे क्लियर है? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? मुस्तजाब, सर ये मोहम्मद आफाक, मोहसन अली, मोहम्मद अली मलिक, साजिद अली, शानजे, तैयब, सबको क्लियर है बच्चे? जिन बच्चों के मैं नाम नहीं ले पाया हूं वो भी बच्चे मुझे सर बता ये दें। 79 सर ये 79 प्री एक्विजिशन रिजर्व होगा ना हमारा? जी बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। क्योंकि देखें यकम जुलाई 2014 हमारी एक्विजिशन डेट है। एक्विजिशन डेट का जितना भी रिटेन अर्निंग का बैलेंस प्री एक्विजिशन रिजर्व कहलाएगा। सर जी जी बच्चे। सर जी इधर बाय चांस जो प्रोडोन था एक्विजिशन डेट थी वो 1714 थी। अगर मेरी एक्विजिशन डेट होती कोई कुछ और तो फिर क्या तरीका था? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, और उसकी वर्किंग हम कैसे करेंगे मैं वो भी समझाऊंगा। वो कहलाती है हमारी मिड ईयर एक्विजिशन भी हो सकती है समटाइम। मिड ईयर एक्विजिशन ये है कि हमें उसने बैलेंस दे दिया यकम जुलाई 2015 का और रिपोर्टिंग डेट है 30 जून 2016, और कह रहा है कि हमने अक्वायर किया यकम जनवरी 2016 में, तो हमें क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है तब मैं समझाऊंगा, अभी नहीं। बाकी कंफ्यूजन क्लियर, अभी आपको ये क्लियर हो गया, वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा बच्चे मुझे बताइएगा ये फिगर कितनी बन रही है? 258 में से 79 लेस कीजिएगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक, जज़ाकुमुल्लाह खैर। यहां तक बच्चे बात क्लियर? अच्छा अब मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करने लगूं। अब आपने एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझनी है। एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू बीएल के नेट एसेट्स की वो बुक वैल्यू के बराबर थी सवाए एक ऑफिस बिल्डिंग के जिसकी फेयर वैल्यू 12 मिलियन से ज्यादा है। ये फेयर वैल्यू गेन आ गया, तो बच्चे हम फेयर वैल्यू गेन लिखेंगे प्लस फेयर वैल्यू गेन। कितना है बच्चे फेयर वैल्यू गेन? 12 मिलियन। हमने एंट्री क्या पोस्ट की थी जरा मुझे बताइएगा? हमने एंट्री पोस्ट की थी एसेट डेबिट और प्री एक्विजिशन रिजर्व्स क्रेडिट। तो एसेट को डेबिट नहीं करना, एसेट यहाँ पे ऐड हो गया, एसेट डेबिट होता है तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा, और प्री एक्विजिशन रिजर्व्स बिल्कुल ठीक हो गया, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स भी बढ़ गए हमारे। पहली एंट्री का दोनों इफेक्ट, दोनों एस्पेक्ट्स हमने कंसीडर कर लिए। एसेट में भी ऐड कर दिया, इक्विटी में भी ऐड किया, और इक्विटी में याद रखिएगा प्री एक्विजिशन रिजर्व्स में ऐड करना है आपने। ये इफेक्ट हो गया। अब इससे कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट है तो वो भी कंसीडर कर लेते हैं।
देखें कह रहे हैं दोनों कंपनीज 5% डेप्रिसिएशन कंसीडर कर रही है। अब 5% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी लेनी है माइनस एक्सेस डेप्रिसिएशन। अच्छा अब देखें 12 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय एक्विजिशन डेट से रिपोर्टिंग डेट तक कितने पीरियड बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इयर्स बन रहे हैं? 2 साल। 2 इयर्स, बिल्कुल ठीक, शाबाश। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बताइएगा बच्चे कितनी फिगर? 1.2। शाबाश। अच्छा अब ये इफेक्ट प्री में आएगा या पोस्ट में आएगा? डेप्रिसिएशन तो पोस्ट में आएगी ना? पोस्ट में आएगा। पोस्ट में आएगी। डेप्रिसिएशन पोस्ट में और ये नेगेटिव में। एंट्री क्या होगी? पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स डेबिट और एसेट क्रेडिट। एसेट क्रेडिट। शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी, एक्सीलेंट। 1.2 पूरी एंट्री मुकम्मल हो गई, दोनों एस्पेक्ट्स आपने कंसीडर कर लिए। अच्छा बच्चे, दोनों एस्पेक्ट्स हमने कंसीडर कर लिए। ये पहली एडजस्टमेंट हमारी मुकम्मल सॉल्व हो गई। दूसरी एडजस्टमेंट रिटेन्ड अर्निंग के प्रॉफिट से रिलेटेड थी, वो भी हमने कर ली। अब हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को अब मुकम्मल करना है, जितनी भी इसकी वर्किंग्स हैं वो अब हमने मुकम्मल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे अब टोटल कीजिएगा। 79 प्लस 12 11 1 कैरी 91, इसका भी टोटल कीजिएगा बच्चे। फिगर्स मुझे बताइएगा जल्दी से। सर ये 68.25 और 22.75। दोबारा मुझे बताइएगा, मैं नहीं सुन पाया आपकी बात। 68.25 COC का और NIC का 22.75। नेट में शायद इशू है। 0.25 सर ये 74.25 कैसे आ रहा है? ये मुझे किसी बच्चे ने बताया। नहीं ठीक है जी, चले जी, बच्चे कह रहे हैं गलत है जी, बता दें हसनैन। 68.25 68.25 और सेकंड वन फिगर 22.75। 22.75। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है जी बच्चे। नेक्स्ट वन CRE और NCI के लिए 133.35 133.35 44.45 ठीक होगा जी बच्चे। तो बच्चे ये हमने रिजर्व्स की वर्किंग भी कर दी। अब बच्चे प्री
एक्विजिशन रिजर्व 68.25 और प्री एक्विजिशन रिजर्व 22.25 22.75 है जी बच्चे। अब इसका टोटल कीजिएगा 675 टोटल फिगर है 675 टोटल फिगर और जो तो बैलेंसिंग फिगर है वो 231 गुडविल 231.75 जी बच्चे बैलेंसिंग फिगर 231.75। अच्छा बच्चे लास्ट वन अकाउंट अब साथ ही हम बना लेते हैं वर्किंग नंबर 5 कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो बच्चे यासेल लिमिटेड रिटेन अर्निंग इसका टोटल बैलेंस मुझे बताइएगा बच्चे। $340 post acquisition reserve 133.35 और इसका बच्चे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस 44.45। इसका भी टोटल कीजिएगा और क्लोजिंग बैलेंस बता दीजिए। सर ये 473.75 जी 75 बताया मुझे 50 बताया किसी बच्चे ने। सर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का 192.75 है सर। ये आपने सीआरई का ये इसका बता रहे हैं आप मुझे सीआरई का बैलेंस बता रहे हैं जी सर 192.2 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का 473.25 आपने मुझे सीआरई का बैलेंस बता दिए सर 75 बल्कि 75 कैसे बन सकता है 340 प्लस 133.35 है। ठीक है अच्छा जी इसका बैलेंस क्या बताया आपने कीजिएगा। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का 192.2 बच्चे बाकी लोग भी कैलकुलेशन साथ साथ कंफर्म करते जाएं साथ साथ कैलकुलेशन लाजमी करते जाएं। जी बच्चे अब ये फिगर्स हम लोग यहाँ पे टोटल करके लिखने लगे हैं। अब आप लोग लिखवा दीजिएगा मुझे टोटल फिगर क्या है फिक्स एसेट्स की सर 660.8 जी बच्चे गुडविल की फिगर 231.75 231.75 स्टॉक इन ट्रेड की फिगर 326 338 338 नहीं बनती 336 बन सकती है 176 प्लस 150 है ना सर 326 326 ठीक हो गया जी बच्चे ठीक हो गया जज़ाकल्लाह बच्चे 121 बच्चे टाइप करके ना मैसेज टाइप करके बताते जाए ज्यादा बेहतर है समटाइम मुझे आपकी वॉइस नहीं है क्लियरिटी 4 ठीक हो गया जी बच्चे 6 और 5 11 1 कैरी 2 4 2 और 4 ठीक हो गया जी बच्चे टोटल एसेट्स का टोटल कीजिएगा बच्चे सर 1553.55 जी बच्चे कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग का बैलेंस
एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं कर रहे बच्चे। कैन यू हेयर मी? सर consolidated retained earning 473.35. ठीक है, नॉन कंट्रोलिंग 192.2. सर 138. ठीक हो गया, इसका टोटल कीजिएगा। 1553.35. जी जी, अब हो गया क्लियर सब लोगों को किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एंट्री को कैसे हमने अकाउंट फॉर किया। जी बच्चे, क्वेश्चन 3 मैंने सॉल्व करवा दिया है। क्वेश्चन 4 के बारे में बताइएगा, क्या क्वेश्चन 4 आपसे सॉल्व हो गया है बच्चे? ये भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बच्चे, ठीक हो गया जी, क्वेश्चन 4 भी आपसे सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है जी बच्चे, जी ठीक हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह। इसमें कोई इशू नहीं है, बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि इसमें कोई इशू नहीं है, बच्चों ने फीडबैक दिया। तो असाइनमेंट तो बच्चे कुछ 6 to 7 के करीब स्टूडेंट सिर्फ सबमिट करवा रहे हैं। जी बच्चे, बच्चे आप मैंने जो आईडी दिया हुआ है, मैंने असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दी थी, आप ये वहां से भी पिक कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आप दोबारा रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। पता नहीं क्यों बाय मिस्टेक शायद आपको, बाकी सबको तो मैंने ऐड कर लिया, आप क्यों रह गए? आप भी मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आज आपको लास्ट में ऐड करता हूँ। ठीक होगा जी बच्चे। अच्छा बच्चे, जिन लोगों ने अभी तक ये असाइनमेंट 1 और 2 सबमिट नहीं करवाई, आपसे रिक्वेस्ट है हम्बल, आप लोग गूगल क्लासरूम में लाजमी बच्चे ऐड करवा दीजिएगा। ठीक है जी बच्चे। जी जी आफाक बच्चे, आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं आपको भी ऐड कर दूँ। जी बच्चे, जिन लोगों ने नहीं करवाई वो आज हमारी लास्ट क्लास है इस वीक की, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मंडे को। तो हमारे पास 1 से 2 दिन है, मैं एक एडिशनल कुछ 1 से 2 क्वेश्चंस भी आपके साथ आपको सेंड करूंगा, आप लोगों ने वो भी सॉल्व करके गूगल क्लासरूम में ही सबमिट करने, अपनी क्लासरूम में, रिस्पेक्टिव क्लासरूम में सबमिट करवाने। ठीक हो गया ना बच्चे? तो लाजमी करवाने आप लोगों ने। तो बच्चे, ये क्वेश्चन असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 हमारी मुकम्मल हो गई है। मैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा था। मैं एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में मैंने अभी तक एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चे मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डिस्कस की थी। इफ एसेट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट and subsidiary did not recognize fair value gain or loss subsequently, तो तब हम एडजस्टमेंट ये सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, अब बच्चे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा बच्चे, सेकंड वन हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, इसका नेम हम बाद में लिखते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाने लगा हूं, उस एग्जांपल को समझिएगा, फिर उसके बाद हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। बच्चे, 1 जनवरी 2020, 31 दिसंबर 2020। जी बच्चे, ये डेट है एक्विजिशन डेट।
जी जी बच्चे बताएं आप। मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। मेरी स्क्रीन हो रही है, पता नहीं कोई नेट का इश्यू ना हो, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि लाइट चली गई थी, जनरेटर चल रहा है अब। जी बच्चे अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हेयर मी क्लियरली? यस सर, कोई मसला नहीं है सर। सर आवाज ठीक हो, पहले भी आई थी, बस स्क्रीन का इशू। चले इंशाल्लाह अब नहीं होगी, उम्मीद है अल्लाह के, हाँ बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं होगी। अरहम भाई अब जरा तवज्जो करनी है, ये एडजस्टमेंट बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, है बहुत सिंपल सी। एक्विजिशन डेट है 1 जनवरी 2020, रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2020। अब हुआ क्या, एक्विजिशन डेट पे एक एसेट की कैरिंग अमाउंट है 100 रुपीज, इसी डेट पे इस एसेट की फेयर वैल्यू है 200। अब अगर हम फेयर वैल्यू गेन की बात करें तो फेयर वैल्यू गेन कितना बनता है, 100 बनता है। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? फेयर वैल्यू गेन कितना बनता है, 100। एक्विजिशन डेट पे रिपोर्ट होना चाहिए। सब्सिडरी ने क्या किया, एक्विजिशन डेट पे एसेट को फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट करना था, लेकिन वो तो कैरिंग वैल्यू पे रिपोर्ट हुई है। रिपोर्टिंग डेट से पहले और एक्विजिशन डेट के बाद किसी भी टाइम पे अगर सब्सिडरी, लेट्स सपोज मैं कह देता हूं 30 जून 2020 पे हुआ क्या, सब्सिडरी ने एसेट को रीवैल्यू कर लिया। क्या कर लिया, रीवैल्यू कर लिया। इसे हम कहते हैं रीवैल्यू सब्सिक्वेंटली, उसने सब्सिक्वेंटली रीवैल्यू कर लिया। करना तो किस डेट पे चाहिए था, एक्विजिशन डेट पे, किया कब, सब्सिक्वेंटली। अब सब्सिक्वेंटली रीवैल्यू किया तो हुआ क्या, एक्विजिशन डेट पे एंट्री तो बनती थी, क्या एंट्री बनती थी, एसेट को डेबिट करना था और क्रेडिट किसे करना था, प्री एक्विजिशन रिजर्व को, कितने से, 100 गेन की अमाउंट से, 100 गेन की अमाउंट से। इस एंट्री में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, एंट्री ये होनी चाहिए थी, शुड बी ये होनी चाहिए थी, बट सब्सिडरी ने क्या किया, एक्विजिशन डेट के बाद एसेट को रिवैल्यू किया और एंट्री क्या पोस्ट कर डाली, एसेट को डेबिट किया। जी बच्चे मुस्तजाब मैं दोबारा बता रहा हूं, जरा समझ लीजिएगा दोबारा से बात को। सिचुएशन ये है कि 1 जनवरी 2020 है एक्विजिशन डेट, ये डेट है एक्विजिशन डेट, जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया। 31 दिसंबर 2020 की डेट है रिपोर्टिंग डेट, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रीपेयर हो रही हूं उस डेट को हम रिपोर्टिंग डेट कहते हैं। जिस दिन पेरेंट सब्सिडरी को एक्वायर करता है एक्विजिशन डेट, और जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रही हूं उस डेट को रिपोर्टिंग डेट कहते हैं। एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी के एसेट की वैल्यू थी, कैरिंग अमाउंट 100 रुपीज, उसकी फेयर वैल्यू बन रही थी 200 रुपीज। अब सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में एसेट को रिपोर्ट किया हुआ है 100 रुपीज से कैरिंग वैल्यू पे, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे। फेयर वैल्यू तो बनती है 200,
अच्छा, फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस कितना बना? फेयर वैल्यू गेन 100 रुपीज से, क्योंकि फेयर वैल्यू एक्सेस ऑफ हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है। चाहिए तो था कि ये एसेट को रिकॉर्ड करती 200 पे, 100 पे एसेट ऑलरेडी आ रहा था, फेयर वैल्यू गेन से एसेट को बढ़ा देती, और जो फेयर वैल्यू गेन है वो प्री एक्विजिशन रिजर्व में ऐड हो जाना था, क्रेडिट हो जाना था, ये एंट्री बन जानी। सब्सिडरी ने क्या किया? अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सीक्वेंटली एसेट को रीवैल्यू कर लिया। किसमें? अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सीक्वेंटली एसेट को रीवैल्यू कर लिया। एसेट को जब रीवैल्यू किया, उसने एंट्री क्या पोस्ट की होगी? एसेट को डेबिट किया 100 से और क्रेडिट कर डाला पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व को, कितने से? 100 से, क्योंकि एक्विजिशन डेट के बाद का जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस होगा, क्योंकि ये तो है ना प्री एक्विजिशन, और इसके बाद का जितना भी बैलेंस बन रहा है वो सारे का सारा पोस्ट नहीं है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये रिजर्व में बैलेंस किस में चला गया? पोस्ट में चला गया, प्री की बजाय। अब ये एक्चुअली ये पोस्ट हो गई, सब्सीक्वेंटली ये पोस्ट हो गई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, होनी तो चाहिए थी एक्विजिशन डेट पे। अब क्या इसमें प्रॉब्लम क्या? इस एंट्री में, इस एंट्री में पहली बात तो ये डेबिट एस्पेक्ट, एसेट ही डेबिट होना चाहिए था, और सब्सिडरी ने किया भी एसेट को, ये तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ठीक है। अब क्या है? होना क्या चाहिए? प्री एक्विजिशन रिजर्व क्रेडिट होना चाहिए था। कर किसे दिया? पोस्ट को। तो हम क्या कर दें? अब ठीक कर देते हैं। क्या ठीक करना है? हमने पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स को डेबिट कर देना है 100 से, और प्री एक्विजिशन रिजर्व्स को क्रेडिट कर देना है 100 से। ये इफेक्ट सिर्फ हमें लेना है, एक सिंगल एंट्री हमें पोस्ट करनी है, क्योंकि इसने डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी ऑटोमेटिकली सब्सिडरी ने तो अकाउंट फॉर करना ही करना है। जब उसने एसेट को फेयर वैल्यू पे ले लिया तो डेप्रिसिएशन भी फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट करेगी। अब सिर्फ अगर सब्सिडरी सब्सीक्वेंटली फेयर वैल्यू गेन या लॉस रिकॉर्ड कर ले, तो गेन के केस में हम ये एंट्री सिंगल पोस्ट करते हैं, तो फेयर वैल्यू गेन के केस में ये एंट्री होगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल सा केस है ये। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये केस का नेम क्या हम लिखने लगे हैं, जरा तवज्जो करनी है आपने। सर ये हमेशा सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में होगा जी, सब्सीक्वेंट के केस में ये एंट्री होगी। इफ फेयर वैल्यू गेन या लॉस recognized by subsidiary subsequently। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, अब इसी के साथ अगर लॉस आ जाए तो लॉस की क्या एंट्री होगी वो भी देख लेते हैं। फेयर वैल्यू लॉस के केस में एंट्री रिवर्स हो जाएगी, जरा बताइएगा रिवर्सल एंट्री, दूसरी एंट्री क्या होगी लॉस के केस में? शाबाश, प्री एक्विजिशन रिजर्व को हम डेबिट करेंगे और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। लॉस के केस में ये एंट्री होगी। लॉजिक वही है, अगर आपको गेन की समझ में आ गई है तो लॉस की भी समझ में आ जाएगी। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, इस बात को मैं खत्म करने लगा हूं। इस एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट हमारी आज मुकम्मल होगी। एक और बात समझ लीजिएगा, अगर इफ asset does not exist at reporting date, अगर एसेट रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट ना करता हो तब भी यही एंट्री पोस्ट होगी। ठीक हो गया जी बच्चे? अगर एसेट रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट ना करता हो तब भी हम क्या एंट्री पोस्ट करते हैं? यही एंट्री पोस्ट करते हैं। अगर फेयर वैल्यू गेन या लॉस सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड हो जाए, या एसेट
रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट ना करता हो तब भी यही दोनों केसेस में सेम एंट्री पोस्ट होगी। ठीक हो गया जी बच्चे? सर ये तो बच्चे केस बताए। अब इससे रिलेटेड मैं एक एडजस्टमेंट आपको एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाऊंगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चे हैंडआउट्स में ये देखिएगा, ये सेकंड वन एडजस्टमेंट, ये जो मैं भी आपको बता रहा था। एसेट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग पीरियड या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इज लेटर इनकॉर्पोरेटेड इन सब्सिडियरी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पेज नंबर 17 पे इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट मौजूद है। अभी एक बच्चे ने रेफर किया था कि नोट्स में ये कहां पे मौजूद है। ठीक हो गया जी बच्चे? ये एग्जांपल 4 में आपको सॉल्व करवाने लगा हूं। एग्जांपल 4 अब अच्छे तरीके से आपने समझ लिया। टाइम शॉर्ट है, जुम्मे का दिन है, जरा कंसंट्रेट कीजिएगा। Summarize draft statement of financial position of companies in group at 31st December 2018। ये बच्चे रिपोर्टिंग डेट है। कौन सी डेट है? रिपोर्टिंग डेट। सन्ड्री एसेट लाइन आइटम्स ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन एस नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी के अगेंस्ट हम इसे इलिमिनेट करेंगे। 17 बचे, 17 पेज नंबर 17। इन्वेंट्री लाइन आइटम्स ऐड करें। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जस्ट पेरेंट। रिटेन अर्निंग के लिए सीआरई और एनसीआई का अकाउंट बनाएंगे बच्चे। और पेएबल्स लाइन आइटम्स बच्चे ऐड करेंगे। पी एक्वायर्ड ऑल द शेयर्स इन एस ऑन 1st जनवरी 2018। अच्छा बच्चे, इसके डिफरेंट केसेस है। ए को कंसीडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बी को कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सी को कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे मैं अब आपको ये बात समझाने लगा हूं, ये जरा समझिएगा। पी एक्वायर्ड 16,000, मैंने एक ही क्वेश्चन बना के इसे सॉल्व करवाना। 16,000 शेयर्स इन एस ऑन 1st जनवरी 2018 व्हेन S had accumulated profit of ₹6,000। ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये वही बात है, देखें फैक्ट्स ए वाली यूज करें। अब सवाए इस बात के कि सिर्फ कितने शेयर्स खरीदे जा रहे हैं? 16,000, तो मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया 16,000, और कॉस्ट उसकी 27,000 ही है। ये तो कोई चेंज नहीं है। ठीक हो गया? अब बच्चे subsidiary had not incorporated the fair value in its separate books and fair value adjustment identified by the parent company at the date of acquisition as follows। अब ये fair value adjustment बताने लगा। अब जरा तवज्जो करनी। पहला है कैरिंग अमाउंट, एसेट की कैरिंग अमाउंट। दूसरी है एसेट की फेयर वैल्यू। तीसरा कैप्शन क्या है? क्या एसेट रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता? इसको पहले जरा पढ़ते हैं। पहली केस में एसेट एग्जिस्ट करता है, बट दूसरे केस में एसेट एग्जिस्ट नहीं करता। दोनों केसेस आ गए ना? पहली एडजस्टमेंट ए है, सेकंड वन एडजस्टमेंट बी है। अच्छा, प्रॉपर्टी है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। कैरिंग अमाउंट 10,000, फेयर वैल्यू 12,000। फेयर वैल्यू गेन आ जाएगा, कितने से गेन आएगा? 2,000 का गेन आ गया। इन्वेंट्री के केस में कैरिंग अमाउंट 6,000 है, फेयर वैल्यू 4,500, तो लॉस आ गया 1,500 का। ठीक हो गया जी बच्चे? और ये बात अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे, इसको इग्नोर कर दें। इंपेयरमेंट लॉस भी नहीं कंसीडर कर। आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है 31st दिसंबर 2018 पे। क्वेश्चन को स्टार्ट करें सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, मैं सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करने लगा हूं। ठीक है जी बच्चे? तो सबसे पहले सन्ड्री एसेट एंड लाइन आइटम्स। मैं भी बच्चे अभी आपको रिपीट कर देता हूं। सन्ड्री एसेट्स, लाइन आइटम्स। बच्चे फिगर क्या है? 86,24,500, 86,000 प्लस
24,500 पहली ये होगी। अच्छा बच्चे सेकंड वन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इन्वेंट्री की फिगर आ जाएगी। हो सकता है गुडविल की फिगर हो तो हम गुडविल बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे, उसके बाद बचे अदर एसेट्स। जो कि इन्वेंट्री थी आई थिंक सो। इन्वेंट्री की फिगर है बच्चे 20 प्लस 10, 20,000 प्लस 10,000। अच्छा बच्चे टोटल एसेट्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले बच्चे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की फिगर 100,000। इसके बाद बच्चे मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, आपने यूज नहीं करना। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग फेस पे कभी भी एब्रीविएशन यूज नहीं करते। एनसीआई आपको पता है वर्किंग नंबर 5 होती है कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग की जो हम वर्किंग करते हैं, और वर्किंग नंबर 3 एनसीआई की, और वर्किंग नंबर 2 होगी गुडविल। इसके बाद बच्चे पेबल्स 11 और 3,000। 11,000 प्लस 3,000। अब बच्चे हम स्टार्ट करते हैं पहली वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1 क्या है? ग्रुप स्ट्रक्चर। बच्चे सब्सिडरी, पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया, 16,000 शेयर्स एक्वायर किए उसके आउट ऑफ 20,000, मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रोल बताइएगा कितने परसेंट है, बाकी एनसीआई के पास आ जाए। एक्विजिशन डेट यकम जनवरी 2018, जल्दी से बताइएगा। यकम जनवरी 2018 और रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 80% 2018। सर। मुझे कोई 75% 80%। बता, 80%। ठीक हो गया जी, 80%। और रिमेनिंग एनसीआई का बच्चे 20%। अच्छा जी, रिपोर्टिंग डेट है बच्चे 31 दिसंबर 2018, और कितने पीरियड की है बच्चे ये? 1 ईयर की। अच्छा बच्चे वर्किंग नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बच्चे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताइएगा बच्चे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की फिगर 27,000 थी, मेंशन की हुई है क्लियरली। उसके बाद बच्चे सब्सिडरी का शेयर कैपिटल मेंशन किया हुआ, 16,000 एक्वायर किया हुआ। अच्छा अब वर्किंग नंबर 3, हमने कहा था हम साइमल्टेनियसली वर्किंग करेंगे एनसीआई की। सब्सिडरी के शेयर कैपिटल की फिगर 4,000 बन जाएगी। 20,000 टोटल है, 20,000 में से 16,000 पेरेंट के पास है, 4,000 एनसीआई के पास। शेयर प्रीमियम की फिगर नहीं है। अब हम वर्किंग नंबर 4 करते हैं, रिजर्व्स की वर्किंग। ये वर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, प्री और पोस्ट। अच्छा बच्चे प्री की फिगर कितनी गिवन है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 16,000 किस डेट पे? 1 जनवरी 2018, तो 6,000 ये फिगर है, प्री की फिगर 6,000। अच्छा टोटल फिगर 6,500 टोटल फिगर, इसमें से लेस कर दे प्री की फिगर को, पोस्ट की फिगर 500। अब एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हम सॉल्व करने लगे। सब्सिडरी ने इनकॉर्पोरेट नहीं किया सब्सिक्वेंटली, इसका मतलब है नीचे वाली फिगर्स अब हमें कंसीडर करनी है। हाँ बी के केस में एसेट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो एडजस्टमेंट तो आ गई हमारे पास। पहली बात, पहले देखें 10,000 और 12,000, 2,000 का गेन सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड नहीं की, और एसेट भी हमारे पास ही मौजूद है। केस ए बनेगा या बी बनेगा? एसेट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग बनेगा डेट एंड सब्सिक्वेंटली
सब्सिडरी ने फेयर वैल्यू गेन को रिपोर्ट भी नहीं किया, शाबाश, बिल्कुल ठीक। एंट्री बताइएगा, फेयर वैल्यू गेन है। एसेट डेबिट प्री एक्विजिशन रिजर्व क्रेडिट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एसेट 2000 से डेबिट और प्री एक्विजिशन रिजर्व भी 2000 से क्रेडिट। जी बच्चे 2000 रुपीज ये हमने ऐड कर दिया। पहला इफेक्ट हो गया। नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट है, क्या डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर करेंगे? नहीं। अब है सेकंड वन। अब मुझे बताएं, एसेट रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट नहीं करता, एडजस्टमेंट फेयर वैल्यू की ए या बी? बी सर। बी सर बी। बी। लॉस है, लॉस। लॉस के केस में एंट्री बतानी है, क्या होगी? प्री एक्विजिशन रिजर्व डेबिट डेबिट और हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन on रिजर्व क्रेडिट। Post- शाबाश। अब देखिएगा ये एंट्री कैसे पोस्ट होगी। ये है फेयर वैल्यू लॉस ऑन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे फेयर वैल्यू लॉस आ गया। प्री एक्विजिशन रिजर्व डेबिट नेगेटिव, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व क्रेडिट पॉजिटिव। खत्म, एडजस्टमेंट हमारी सॉल्व हो गई। अब हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं अपना बाकी। टोटल बचे ये 2000 फिगर बन गई। ये फिगर 8000 में से 1500 लेस करें तो ये फिगर 6500 बन गई। सर जी बच्चे। सर ये जो लॉस वाली एंट्री है सर, ये हमने इसलिए प्री एक्विजिशन डेबिट और क्योंकि पोस्ट ऐसा हुआ एक्विजिशन ना क्रेडिट। कि उन्होंने लॉस सर क्यों- एक मिनट, हम लॉस जी, उन्होंने सब्सिक्वेंट पीरियड में रिकॉर्ड कर लिया था, जबकि लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए था एक्विजिशन डेट पे। एक्विजिशन डेट पे इफेक्ट आना है प्री एक्विजिशन रिजर्व्स में, तो इस वजह से हमने प्री एक्विजिशन रिजर्व्स के लॉसेस बढ़ाए, तो उसका प्रॉफिट कम हो गया, रिटेन अर्निंग का बैलेंस कम हो गया। और पोस्ट में जो हमने लॉस रिकॉर्ड किया था, जब उस लॉस को खत्म करेंगे तो उससे प्रॉफिट का बैलेंस बढ़ नहीं जाएगा। ठीक हो गया? गॉट इट? जी बच्चे फिगर्स बताइएगा जल्दी से मुझे। 6500 कितने परसेंट? 80% और 20%। सर 5200 3 में आ जाएगा। 62 52 5200 ठीक हो गया। और 1300 हो जाएगी ये फिगर। टोटल कीजिएगा 27,000। $6,800। क्लोजिंग बैलेंस बताएं बच्चे जल्दी से। 53 और 5700। पेरेंट की रिटेन अर्निंग का बैलेंस 22,000। जी बच्चे अब टोटल कीजिएगा जल्दी से। सन्ड्री एसेट्स का टोटल बताइएगा। सर जी ये जो इसने लिखा हुआ है 20% ऑफ गुडविल हैज बीन पेड टू डेट, इसका मैंने वो क्या कटवा दिया, वो
कटवा दिया, वो एडजस्टमेंट अभी मैंने सॉल्व नहीं करवाई ना, तो मैंने वो काट दिया एडजस्टमेंट। ठीक, ओके सर। आपने काटनी नहीं है, मैंने सॉल्व करवाना है, अगली एडजस्टमेंट मैंने वही समझानी है, ठीक है ना जी। गुडविल की फिगर 6500 बताई थी, 6800 6800 6800 ठीक है। इन्वेंट्री की फिगर 30,000। टोटल एसेट्स 149,300। सीआरई का बैलेंस एनसीए का बैलेंस क्या था? $5,700 सर। टोटल कर दी, टोटल कीजिएगा अभी सर। सर ये बराबर नहीं आ रहा, 143,300 आ रहा है। देख लीजिएगा ऊपर हमने टोटल ठीक किया हुआ है। जी सर ये ठीक है, टोटल एसेट्स था टोटल। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना जी। यस सर। हाँ, आप देखिएगा कहीं किसी जगह पे हमने टोटल करते हुए तो गलती नहीं की। इसका टोटल देख लें, एक दफा कंफर्म कर लें। सीआरई और एनसीआई के बैलेंस का टोटल देख लें। इसका 23,600 बन रहा है, इसका देखें, एनसीआई का देख लें। गुडविल मुझे कोई बच्चा बता रहा है कि 5,800 की गुडविल है। गुडविल का बैलेंस ठीक नहीं है, आपने कैलकुलेट किया होगा, कैलकुलेट कर लो दोबारा। यस सर 5,800 है। चलें जी बच्चे, अब आप ऐसा कीजिएगा, इसको टोटल कर लीजिएगा, जुम्मे का टाइम है, फिर वो लेट हो रहा है, ठीक है। कर लेंगे आप लोग। कैलकुलेशन करते हुए कोई मिस्टेक हो गई होगी, आप लोगों ने देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन ठीक है, वो टैली करना चाहिए, आप लोग कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैं इसको जुम्मे के बाद, जब मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, मैं दोबारा इसको टोटल कर लूंगा, तो फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बच्चे, मैं ऐड कर दूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।